नए दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज एक बहुत अहम मुद्दे पे हम आपसे बात करना चाहते हैं। वो अहम मुद्दा ये है कि जो अभी रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, आप देख रहे हैं कि इजराइल और हमास है, उसके बाद उसके बीच भी जो अक्टूबर में जो घटना हुई, उस घटना के बाद वॉर चल रहा है। यूक्रेन और रशिया का वार आप देख रहे हैं कितने 1.5-2 सालों से कंटिन्यू चल रहा है। सवाल ये है कि क्या साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद खत्म हो गया है। आप जानते हैं दोस्तों कि यूरोप को एक एक्सेप्शन भी माना जाता है। हम ये मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूरोप या यूरोपियन यूनियन एक अलग तरह का उसका नेचर है। वो राज्य आधारित राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक कन्फेडरेशन आप कह सकते हैं कि एक कन्फेडरेशन है यूरोपियन यूनियन, जिसमें 27 देश या उससे अधिक भी देश, बहुत सारे देशों ने एप्लीकेशन दिया है शामिल होने के लिए। सवाल वो नहीं है कि उसमें कितने देश हैं, सवाल ये है कि क्या यूरोप या ये पूरा वैश्विक व्यवस्था साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद से मुक्ति पा चुका है, या उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद हम कहें, क्योंकि उस उपनिवेशवाद के से ही वो जुड़ा हुआ चीज है, जुड़ी हुई बात है। इसलिए हम दोनों एक साथ आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उपनिवेशवाद खत्म हो चुका है, साम्राज्यवाद खत्म हो चुका है। हम ये क्यों कह रहे हैं, हम क्यों पूछ रहे हैं, हम चर्चा क्यों इस पे कर रहे हैं? क्योंकि जो हमें लगता है कि जो यूरोप का आप स्थिति देखिए, नाटो का स्थिति देखिए, आप नाटो नाम सुने होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो उस समय शीत युद्ध के बाद शीत युद्ध के समय, कोल्ड वॉर के समय डेवलप हुआ था, बना था, जब पूरा वर्ल्ड 2 वैचारिक कैंप में डेवलप था। तब एक तरफ कैपिटलिज्म की विचारधारा, फ्री मार्केट इकोनॉमी की विचारधारा, और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था नाटो, और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था वार्सा पैक्ट, जो कि अब नहीं है। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद ये माना जाता है कि ये आइडियोलॉजिकल वॉर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते। कहीं ना कहीं आज भी वो स्वरूप अभी भी मेंटेन है, दूसरे रूप में मेंटेन है, लेकिन मेंटेन है। अब सवाल ये है कि यूरोप जो है इतना इंडस्ट्रियलाइज है, डेवलप्ड कंट्री भी माना जाता है। यूरोप एज ए कंटिनेंट भी डेवलप्ड कंटिनेंट माना जाता है। सवाल ये है कि क्या वह अमेरिका का कॉलोनी बन चुका है? क्या यूरोप को खुद पर या खुद में इतना वो कैपेबल है कि जो यूक्रेन में चल रहा है उससे, या जो आप कहते हैं कि रशियन एग्रेशन, जो रसिया का आक्रमण है, चाइना का जो राइज है, और स्पेशली यहां हम रशिया की बात करेंगे, डायरेक्टली चाइना का इन्वॉल्वमेंट यहां नहीं है, तो क्या यूरोप कैपेबल है, सक्षम है रसिया से अपने आप को बचा पाने का? हम ये नहीं कह रहे कि रसिया जो कर रहा है वो सही है, लेकिन क्या जो अमेरिका कर रहा है वो सही है? या ये जो भी चीजें चल रही हैं रशिया और प्रॉक्सी के तौर पर जो अमेरिका कर रहा है, प्रॉक्सी के तौर पर का मतलब कि यूक्रेन निश्चित तौर पर युद्ध लड़ रहा है डायरेक्टली अगर आप देखें, लेकिन उस वॉर को डायरेक्टली वो न लड़के, बल्कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं, अमेरिका है, यूरोप के जो कंट्रीज हैं,
वो सारे मिलकर के यूक्रेन के बहाने रसा से युद्ध लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या यूरोप पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हो गया है? क्या पूरी तरह से अमेरिका लेड नाटो की वजह से ही अब उसको सुरक्षा मिल सकती है? क्या उनका कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेकिंग है? क्या वो इंडिपेंडेंट तरीके से रसिया से नेगोशिएट कर सकते हैं, पीस ट्रीटी कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसका निदान निकाल सकते हैं? या पूरी तरह से वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर निर्भर हो चुके हैं? और ये निर्भर अगर हुए हैं कि नाटो में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस अमेरिका का है। अभी रिसेंटली न्यूज आया, और आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है कि अमेरिका ने अपने कानून के माध्यम से यूक्रेन को ये इजाजत दिया है कि उसके वेपन्स का, आर्टिलरी का इस्तेमाल यूक्रेन रसिया के जुरिस्डिक्शन में भी कर सकता है, लिमिटेड तौर पर, जिसकी पहले इजाजत नहीं थी। वो सेल्फ डिफेंस में यूक्रेन उसका इस्तेमाल कर सकता था अपने टेरिटरी के ऊपर, लेकिन फॉरेन लैंड पर इस्तेमाल करने से मनाही थी, लेकिन अमेरिका ने उसका इजाजत दे दिया है। हमारे कहने का मतलब ये है कि क्या ये उपनिवेशवाद नहीं है? क्या यह साम्राज्यवाद नहीं है? क्या अमेरिका या रशिया अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या इस गार्म में, इस युद्ध के संदर्भ में, उसके आड़ में ये लोग अपना साम्राज्य नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं? उसी हिसाब से मोबिलाइजेशन हो रहा है, उसी हिसाब से कोशिशें की जा रही हैं कि वर्ल्ड के जितने कंट्रीज हैं उनको दो पार्ट में, दो कैंप में डिवाइड कर दिया जाए। एक वैसे लोग जो अमेरिका और उसके एलाइज को सपोर्ट करें, और दूसरी तरफ रशिया, चाइना के साथ जो लोग खड़े हैं वो उनके साथ। जिस तरह से सैंक्शन लगाया जा रहा है, जिस तरह से वर्ल्ड को दो भाग में डिवाइड करने की पूरी कोशिश है, क्या ये साम्राज्यवाद नहीं है? निश्चित तौर पे साम्राज्यवाद का वो रूप नहीं है, उपनिवेशवाद का वो रूप नहीं है। लेकिन आप देखिए यूरोप की स्थिति जो बनी हुई है, खास करके मैं यूरोप की बात कर रहा हूं। यूरोप के कंट्रीज अपने आप में ऐसे लग रहे हैं कि वो सक्षम नहीं है रसिया से डील करने में, उसके साथ शांति बहाल करने में, उसके साथ नेगोशिएशन करने में, बल्कि वो सारे डिपेंड हैं अमेरिका के ऊपर कि वो हथियार का सप्लाई करे, वो उनकी सुरक्षा करे। क्या यूरोप के ये सारे देश नए उपनिवेशवाद का शिकार होते जा रहे हैं? नए उपनिवेशवाद का शिकार होते जा रहे हैं, या साम्राज्यवाद के चंगुल में फंस चुके हैं? अब कैसे ये मान के चलेंगे, या हम कैसे मानें कि उनकी जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि आज भी निश्चित तौर पर रिलेटिवली अमेरिका पहले की अपेक्षा कमज़ोर हुआ है, लेकिन उतना भी कमज़ोर नहीं हुआ है, उसका प्रभाव इतना भी कम नहीं हुआ कि आप उसको खारिज कर दें कि अमेरिका तो अब वर्ल्ड पावर है ही नहीं, उसका इन्फ्लुएंस है ही नहीं। और यूरोप पर यह साफ साफ दिख रहा है कि यूरोप के फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अमेरिका का। कुछ साल पहले जब अमेरिका इतना बड़ा पावर नहीं बना था, खास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, तो यूनाइटेड किंगडम करता था, ब्रिटेन करता था, लेकिन आज अमेरिका उस पोजीशन में आ गया। तो क्या यूरोप के सारे देश
नए उपनिवेशवाद का शिकार हो चुके हैं, साम्राज्यवाद के शिकार हो चुके हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि साम्राज्यवाद उस रूप में चले जिस रूप में आज से 100 साल पहले चलता था। ये कह के हो कि हम साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, बल्कि उसका तरीका अलग है। सिक्योरिटी का एक एंगल जो है, जो नाटो करता है, वो एक बहुत बड़ा तरीका है साम्राज्यवाद को फैलाने का। और ये आज मार्केट इकोनॉमी के आड़ में चलता है। मार्केट इकोनॉमी इसको बढ़ावा देता है, मार्केट इकोनॉमी इसको सपोर्ट करता है, ताकि जो वेपन इंडस्ट्री है, हथियार से संबंधित उद्योग धंधे हैं, उसको बढ़ावा मिल सके, हथियार बेचा जा सके। तो क्या साम्राज्यवाद, पूंजीवाद मार्केट इकोनॉमी के एक नए रूप में अपने आप को डेवलप कर रहा है और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? क्या यूरोप के देश स्वतंत्र कहे जा सकते हैं, संप्रभु कहे जा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको समझने की जरूरत है, नए तरीके से इसे जानने की जरूरत है कि ये जो चल रहा है, चाहे फिलिस्तीन यहाँ चल रहा हो, इजराइल और हमास के बीच चल रहा हो, या रशिया यूक्रेन के बीच चल रहा हो, ये किस तरह से एक कंट्री या एक एरिया को प्रॉक्सी बना के उसके पीछे जो लड़ने वाले लोग हैं या जो उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो कैसे अपना पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, अपना एम्पायर बढ़ा रहे हैं, और किस तरह से आने वाले समय में यह वर्ल्ड पीस या सिक्योरिटी के लिए खतरा है। क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट क्या? बिजनेस का इंटरेस्ट, मार्केट बढ़ाने का इंटरेस्ट, अपना सामान बेचने का इंटरेस्ट। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? जो कंट्री प्रॉक्सी बन के ये लड़ाइयाँ लड़ रही हैं उनके बिहाफ पर, उनके आइडियोलॉजी के आधार पर। आज सबसे बड़ा नुकसान इस युद्ध में किसको है? यूक्रेन को है, वहाँ के लोगों को है, उनके इकोनॉमी को है। यूक्रेन के लोग बहुत बड़े मात्रा में प्रभावित हैं इससे, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसका असर है। सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पा रहा, यूरोपियन यूनियन कुछ नहीं कर पा रहा है। और लगातार ये लड़ाई अभी दूर तक नहीं दिख रही है कि इसका अंत होगा। तो नए तरीके से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को समझने की जरूरत है कि ये जो चीजें चल रही हैं, ये एक तरह से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद हैं, जिनको सुरक्षा के नाम पर, मार्केट इकोनॉमी के नाम पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसे समझना और जानना है। तो आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नए रूप में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को स्थापित किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में अमेरिका के द्वारा? आप भी समझने की कोशिश कीजिए, हम भी समझने की कोशिश करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस मुद्दे पर हमारे कमेंट बॉक्स में, चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देंगे, अपना विचार देंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।